BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की। 8 साल तक दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सदर रहने के बाद अमरीकी सदर ओबामा आज अपना अलविदाई खिताब करेंगे। दुनिया उन्हें कैसे याद रखेगी? गोली लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सिविल सोसाइटी और सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक कारकुनान की बाजियाबी के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। और मुलाकात करेंगे अमारा किरण से, जो पाकिस्तान में चंद खवातीन पैराग्लाइडर्स में से एक हैं। अमरीकी सदर बराक ओबामा आज शिकागो में अपने दौरे सदारत का आखिरी खिताब करेंगे। वो शिकागो ही था जहां 8 बरस पहले सदर ओबामा ने अपनी तारीखी फतह का ऐलान किया था। वो व्हाइट हाउस में बहैसियत सदर कदम रखने वाले पहले अफ्रीकन अमेरिकन थे। अब जब अनकरीब उनके दौरे सदारत की दूसरी मुद्दत ख़त्म होने वाली है तो उन्हें कैसे याद रखा जाएगा? जॉन सोपर की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं आदिल शाह से। बहैसियत सदर बराक ओबामा को कोई काबिल ज़िक्र काम करने से पहले ही नोबेल पीस प्राइज़ दिए जाने पर खासी तनकीद की गई। उन्होंने जब इख्तिदार संभाला तो अमेरिका ईरान को खित्ते के लिए एक उभरता हुआ ख़तरा समझता था। इनके लिए सबसे अहम काम ईरान के एटमी प्रोग्राम पर डील करवाना थी, लेकिन इसराइल की शदीद मुखालिफत के बावजूद ये समझौता तय पाया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों की तामीर की मुखालिफत पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और ओबामा के ताल्लुकात में तलखी आई। क्राइमिया और शाम के मसले पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ भी सदर ओबामा के ताल्लुकात कशीदगी का शिकार ही रहे। दौरे सदारत के आगाज़ में ओबामा का वलीन मकसद महंगी जंगों से अलग होकर अपने फ़ौजियों को वापस लाना था। उन खानदानों को इंसाफ मिल गया है जो अलकायदा की दहशतगर्दी की नजर हुए। लेकिन 2011 में उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में हलाक करने का कामयाब ऑपरेशन मशरिक़ वुस्ता में अरब स्प्रिंग से भड़कने वाले शोलों की नजर हो गया। वहां जन्म पाने वाली शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया को ख़त्म करना अब तक सिर्फ एक ख्वाब ही है। कहा जाता है कि शाम की जंग से पैदा होने वाले शदीद इंसानी बहरान के खात्मे में नाकामी सदर ओबामा को भारी पड़ी। शोर शराबे के बावजूद शामी सदर बशार अल असद के खिलाफ कार्रवाई में नाकामी पर भी इनके मुखालिफिन ने इन्हें तनकीद का निशाना बनाया। बराक ओबामा की शाम के बारे में पॉलिसी भी वाशिंगटन में शामी सिफारत खाने जैसी थी, जिसके दरवाजे और खिड़कियां सील हैं और अखबार तक बाहर जमा हो रहे हैं। क़यामे अमन के मुज़ाकरात की बात करें तो अमरीका सिरे से टेबल पर है ही नहीं। सदर ओबामा शाम में फौजी कार्रवाई पर गैर यकीनी का शिकार थे। दौलत इस्लामिया के खिलाफ कार्रवाई भी सुस्त रवी का शिकार रही। ये वो अरसा है जिसमें अमरीकी असर व रसूख कम जबकि रूस का बढ़ा है। एक वक्त था जब क्यूबा की वजह से आलमी ताकतों में एटमी जंग छिड़ने वाली थी। क्यूबा के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली को सदर ओबामा की बड़ी और तारीखी कामयाबी समझा जाएगा। इनका दौरे इक़्तिदार जैसे भी था, सदर ओबामा अपने दौरे सदारत के इख्तिताम पर दुनिया भर में खासे मकबूल हैं। सदर ओबामा ने ऐसी खारजा पॉलिसी बनाई जो इनके नज़दीक अमेरिका के लिए बेहतर थी। इन्हें अमरीकी कमांडर इन चीफ की हैसियत से ज़बरदस्त तरीके से रुखसत किया गया। लेकिन क्या इन्हें भी सदर जॉर्ज बुश की तरह दुनिया में अमरीकी असर व रसूख कम करने वाले सदर की हैसियत से याद रखा जाएगा? और हाँ, क्या नोबेल कमेटी आज भी इन्हें अमन नाम से नवाजना चाहेगी? जॉन सोपल की रिपोर्ट। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त वाशिंगटन से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं हमारे नाम निगार ब्रजेश उपाध्याय। ब्रजेश, तो क्या लेगेसी है बराक ओबामा की, कैसे याद किया जाएगा उन्हें? आलिया, अमेरिका उन्हें हमेशा मुल्क के सबसे पहले स्याह फाम सदर की तरह याद करेगा, और साथ ही जो लाखों लोगों को वो हेल्थ केयर के दायरे में लेकर के आए, जो ओबामा केयर के नाम से मशहूर हुआ, उसके लिए उन्हें याद किया जाएगा। लेकिन कई माहिरीन का ये भी कहना है कि इन्हीं दोनों बातों ने उनके 8 साला दौर को सबसे ज़्यादा मुतासर भी किया, और काफ़ी हद तक इसका असर 2016 के इंतखाबात में नज़र आया। मईशत को पटरी पर वापस लाने के लिए उनको याद किया जाएगा, और साथ ही ईरान के साथ हुआ जौहरी समझौता, क्यूबा के साथ ताल्लुकात की बहाली, और
पेरिस क्लाइमेट समझौते के लिए भारत और चीन को राजी करवा पाना, ये उनके एक तरह से लेगेसी का हिस्सा बनेंगे। लेकिन ब्रजेश, इसके साथ ही जो मशरिक़ वस्ता के हवाले से उनकी पॉलिसी थी, उस पर तनकीद भी होती रही है। जी बिल्कुल, वो जब अपनी इंतखाबी मुहिम कर रहे थे 2008 में, तो जो 3-4 मौज़ूआत थे उसमें, जो खासतौर से खारजा पॉलिसी को लेकर, उसमें इस्लामी दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करना, रूस के साथ नई शुरुआत और अफ़गानिस्तान और इराक़ की जंग को ख़त्म करना, इसकी बातें वो कर रहे थे। उनकी तवज्जो शुरू से ही ज़्यादा सफारतकारी पर थी फ़ौजी कार्रवाई के मुकाबले, और अफ़गानिस्तान में जो उनका तजुर्बा हुआ फ़ौज में खासे इजाफे के बाद, उसके बाद वो अमरीकी फ़ौज को कहीं तैनात करने में और हाथ खींचते रहे, और बशर अल असद के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई नहीं करना, उससे उनको एक कमज़ोर कमांडर इन चीफ़ की तरह देखा गया। दुनिया में बहुतों की नज़र में उनका असर और रसूख कम हुआ अमरीका का, और एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ वहाँ रूस और ईरान का दबदबा बढ़ा। लेकिन ओबामा का जवाब रहा है कि अमरीका दुनिया का पुलिसमैन नहीं बन सकता, और उनकी जो ये टीम अभी तक ये कह रही है कि मशरिक़े वस्ता में जो हालात हैं उनके लिए ओबामा के 8 साल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और ब्रजेश, जहाँ तक उनकी खारजा पॉलिसी है, उसका एशिया पर, खासतौर पर जनूबी एशिया पर क्या असर पड़ा? देखिए, अफ़गानिस्तान को अपने वो इंतखाबी मुहिम वाले दिनों से ही सबसे ज़्यादा वहाँ पर तवज्जो देना चाहते थे, और अपने फ़ौजी कमांडरों की सलाह पे, मशवरे पे उन्होंने वहाँ फ़ौज की तादाद में खासा इजाफा किया, और वहाँ जो नाकामी मिली, यहाँ माहिरीन कहते हैं कि उसका असर उनकी पूरी एक खारजा पॉलिसी पर नज़र आया। ड्रोन्स हमलों में जो इजाफा हुआ उस पर वो उसकी एक वजह थी, और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात थे वो उस पर भी एक तरह से अफ़गानिस्तान हावी रहा, और उसामा बिन लादेन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात थे वो फिर कभी उबर नहीं पाए। भारत के साथ ज़रूर उन्होंने अपने पहले जो उनका 4 साल थे उसके मुकाबले दूसरे जो सेशन था उसमें काफ़ी रिश्ते बेहतर किए, लेकिन जब पीछे मुड़कर वो देखेंगे तो अफ़गानिस्तान की नाकामी, क्योंकि वहाँ वो जंग ख़त्म करने का ऐलान कर चुके थे और एक मजबूरन उन्हें 10,000 और फ़ौज तैनात करने पड़े, वो उन्हें कहीं ना कहीं कचोटेगी। वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक नज़र दीगर अहम खबरों पर। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान से 4 ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ आज मुल्क भर में एहतजाज किया गया। पाकिस्तान के अलावा लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने भी इन ब्लॉगर्स की बाजियाबी के लिए मुजाहिरा किया जा रहा है। इस्लामाबाद में ऐसे ही एक मुजाहिरे से हमारी नामनिगार इरम अब्बासी की रिपोर्ट। गोली लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोली लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीगर शहरों की तरह यहाँ इस्लामाबाद में भी लापता होने वाले ब्लॉगर्स, कम से कम 4 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की बाज़ाबी के लिए एहतजाज हो रहा है। और सलमान हैदर एक पोइट भी हैं, टीचर भी हैं, और वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बलूचिस्तान में लापता अफराद के मसले को बहुत उठाते रहे हैं, और उस हवाले से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। बाकी जो 3 ब्लॉगर्स हैं उनके पेजेस पर भी इसी तरह की चीज़ें आपको मिलती है, जहाँ पर वो पाकिस्तान में फ़ौज से सवाल उठाते रहे हैं और उन्हें भी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। और अचानक से कम 4 ब्लॉगर्स का लापता हो जाना, इस पर हम परवेज़ हुद बॉय, आप बताइए। यूँ लगता है कि हम फस्तायत की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर इन मीडिया एक्टिविस्ट का कोई कसूर नहीं था, इन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा था, इन्होंने महज अपने ख्यालात का इजहार किया था। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो जिहादी तंजीमें हैं और जिहादी तंजीमों के लीडरान हैं वो हर तरफ घूमते फिरते हैं और पब्लिक में तकरीरें करते हैं। यहाँ पर गम और गुस्सा लोगों में पाया जाता है, और यहाँ पर सहाफ़ी भी मौजूद हैं जो कि चाहते हैं कि कम से कम जो 4 ब्लॉगर्स लापता हुए हैं, कहीं पर ये नंबर तादाद जो है 9 की आ रही है, उनको बाजियाब किया जाए, रियासत ये बताए कि वो कहाँ पे हैं और उनको उनके घर तक पहुँचाया जाए। ईरान के साबिक़ सदर और मुल्क की नामवर सियासी शख्सियत अली अकबर हाशमी रफसंजानी की नमाज जनाजा आज तेहरान में हुई, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की है। 82 साल साबिक़ सदर 1989 से लेकर 1997 तक ईरान के सदर रहे। वो दिल के आर्ज़े में मुब्तला थे और उनकी मौत इतवार के रोज़ हुई। जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी में साइंसदानों ने नई तहकीक के बाद ये ख्याल जाहिर किया है कि ज़मीन की अंदरूनी तह में पाया जाने वाला नामालूम मादा सिलिकॉन हो सकता है। वो एक तवील अरसे से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसका मकसद ज़मीन के अंदर के अनासिर का पता लगाना था।
और हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आज आपकी दिलचस्पी जिन खबरों में रही उनमें स्विट्ज़रलैंड में मुसलमान वालिदैन को अपने बच्चों को लाजमी तौर पर मखलूत स्विमिंग पूल्स में भेजने की खबर, फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए 4 पाकिस्तानी फ़नकारों की नामजदगी, इस खबर में भी आपकी खासी दिलचस्पी रही। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा पाकिस्तान से निकाले जाने वाले अफगान मुहाजिरीन को अपने वतन पहुंचकर किन मुश्किलात का सामना है, और एक पाकिस्तानी खातून पैराग्लाइडिंग कोच से सुनेंगे कि आखिर उन्हें अपने शौक की खातिर किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। 1979 में अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन की फ़ौज के आने के बाद शुरू होने वाली जंग के नतीजे में लाखों की तादाद में अफ़गान हिजरत पर मजबूर हुए। इनमें से तकरीबन 30 लाख मुहाजिरीन ने पाकिस्तान में पनाह ली, लेकिन अब हाल ही में इन मुहाजिरीन को वापस अफ़गानिस्तान भेजने की मुहिम शुरू हुई है, जिसके बाद से पाकिस्तान में दहाइयों से रिहाइश पजीर अफ़गान ख़ानदान गैर यकीनी का शिकार हो गए हैं। BBC की नामनिगार शाइमा खलील ने ऐसे ही एक अफ़गान मुहाजिर के साथ पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान तक का सफ़र किया। सैफुर रहमान 30 साल पहले अफ़गानिस्तान में जंग से भागकर पाकिस्तान आ गए थे। आज वो वापस अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, जहां लड़ाई अब तक थमी नहीं। वो पाकिस्तान में मुकीम उन लाखों अफ़गान मुहाजिरीन में से एक हैं जिनको अफ़गानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। मुश्किलें तो उधर बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा आसानियाँ था हमारे लिए। अभी इस तरह है कि इंसान नया कहीं और मुल्क जा रहा हो, ये इधर हमारा तकरीबन पूरा अरसा गुजर गया है, इस तरह था हमारा अपना मुल्क जैसा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन के मुताबिक तकरीबन 5,500 अफ़गान मुहाजिरीन रोज़ाना वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि इस इक़दाम की एक वजह मुल्क को लाहक माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। अफ़गान मुहाजिरीन का कहना है कि दहाइयों तक पाकिस्तान में रहने के बाद उन्हें नामालूम और ख़तरनाक हालात में अफ़गानिस्तान वापस जाने पर मजबूर किया जा रहा है। इस वक्त हमें बहुत संगीन चैलेंजेस का सामना है। अगर वापस जाने वालों की ज़मीन और रोज़गार जैसी ज़रूरियात पूरी ना की गई तो उनको अफ़गान मुआशरे का मुस्तकिल हिस्सा बनाना मुमकिन नहीं हो सकेगा। काबुल में रोज़ाना दर्जनों ट्रक सैकड़ों ख़ानदानों को लेकर पहुंच रहे हैं। रात भर सफ़र करके सैफुर रहमान अपनी बीवी और बच्चों के साथ काबुल पहुंचे, जहां वो UNHCR के इस सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। उनको धमाका खेज मवाद और बारूदी सुरंगों के बारे में भी बताया गया, जो शायद अफ़गानिस्तान में ज़िंदगी की एक तल्ख़ हकीकत है। सैफुर रहमान को UNHCR की तरफ से $400 फ़ीकस मदद भी दी गई, जो सिर्फ आने वाले चंद ही हफ्तों तक उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी होगा। सैफुर रहमान यहाँ अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं। मुझे अब एक घर ढूंढना है। मैं फिक्रमंद हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे ख़ानदान की देखभाल कौन करेगा। बेशतर मुहाजिरीन के पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, ख़ुसूसन उनके लिए जिनका ताल्लुक़ ऐसे इलाकों से है जहाँ तालिबान के साथ लड़ाई अब भी जारी है। ये मुहाजिरीन पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी छोड़ आए हैं और फ़िलहाल शायद ये ट्रक ही इनका ठिकाना है। शाइमा खलील की रिपोर्ट। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने BBC उर्दू के क़त्ल व ग़ैरत सीज़न के दौरान बनने वाली खुसूसी रिपोर्ट्स पर एक प्लेलिस्ट भी तैयार की है, जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर अज़्म और हौसला हो तो इंसान बज़ाहिर बहुत मुश्किल नज़र आने वाले हदफ को भी हासिल कर सकता है। ऐसी ही एक खातून अम्मारा किरण से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो पाकिस्तान में चंद ख़वातीन पैराग्लाइडर्स में से एक हैं। वो न सिर्फ खुद पैराग्लाइडिंग करती हैं बल्कि दूसरों को भी इसकी तरबियत देती हैं। पैराग्लाइडर अम्मारा किरण की कहानी उन्हीं की ज़बानी। दीज आर कॉल्ड राइजर्स। ये मेन राइजर्स हैं। मेरा नाम अम्मारा किरण है। पिछले 10 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ और मैंने बहुत से चैलेंजेस का सामना किया, मगर मैंने उन चैलेंजेस का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे काफ़ी लोगों की ये इस तरह की बातों का सामना करना पड़ा फैमिली की तरफ से, मगर मैंने उन सब को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जो सोच थी मुझे आगे बढ़ना था और मेहनत करनी थी।
जो फैमिली जो मेंबर्स हैं इसको जो वो बातें करते रहे और वो कहते रहे ये पैंट पहन ली, शर्ट पहन ली, और दूसरा ये है कि ये बाहर मेल में काम कर रही है, ये सब चीज़ें तो मैंने उन सब की किसी की भी कुछ नहीं सुनी। और आज मैं इस मुकाम पर इसीलिए पहुंची हूं कि मैंने इस माशरे को और इनकी सोच को मैंने रिजेक्ट कर दिया और अपने जो राइट वे था उसको मैंने यूज़ किया। आम लोगों में शायद ये एक्सपेंसिव भी है जो मैं समझती हूँ, और दूसरा लोगों में ये है कि पाकिस्तान में कोई हमारी इस तरह से फ़ीमेल्स के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, कि कोई इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ नहीं होती। बस फ़ीमेल को यही समझा जाता है कि ये बस घर में कुकिंग कर ले और बच्चों को संभाल ले। वो सब भी करना चाहिए, मगर ये कि फ़ीमेल को एक उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती कि वो आगे बढ़ें और एडवेंचर करें और इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ करें। इसमें डिफरेंट हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। इसमें तो जस्ट लोग जो आते हैं इंजॉयमेंट के लिए भी आते हैं, और इसमें 10 डेज़ का भी कोर्स है, 5 डेज़ का भी कोर्स है, और अगर आप इसको प्रॉपर करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि इसको गेम ऑफ डेथ भी कहा जाता है। काफ़ी ये रिस्की है, एडवेंचर है। एक दफ़ा मैं तरबेला से फ़्लाइंग कर रही थी और बस मैं इसको लाइट ही ले रही थी, मगर जब मैंने टेक ऑफ़ किया तो विंड काफ़ी उसमें टर्बुलेंट थी। और उस दिन जब मेरे लैंडिंग पे पहुंची, मुझे नहीं था कि मैं कह रही थी कि आज जो है ये कभी भी जो है मेरा जो विंग है वो स्टेबल नहीं होगा। क्लैप्स हो रहा था बार बार और मैं बार बार आयतल कुर्सी पड़े जा रही थी, मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी सेफ़ लैंडिंग होगी। मेरी बेटियां करती हैं, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मौजूदा फ्यूचर में वो बहुत बहुत अच्छी पायलट्स बने और उनका एक नाम हो। और मैं इसी तरह सिर्फ जस्ट अपनी बेटियों के लिए भी नहीं चाहती और ख़ुद के लिए भी नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान में जो और फीमेल्स हैं वो भी आगे आएँ। वो भी एक, अगर ये मैंने एक स्टेप लिया है, इसकी शुरुआत मैंने की है, तो बाकी फ़ीमेल्स भी आगे आएँ, इसको प्रमोट करें। बाद मुखालिफ और रिवायात से लड़ने वाली अमारा किरण। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारे सफ़े हाजिर हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक BBC Urdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़की को अब इजाज़त दीजिए।